गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो चलिए सेकंड सेशन को आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की, और उसके बाद कुछ नए कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होंगे, 25 के अप्रोक्स हम लोग क्वेश्चंस करने जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कल की क्लास से रिलेटेड होता। ये जो क्वेश्चन आपका है, ये सक्सेसिव का कंसेप्ट लगेगा इसमें। सुनना जरा, मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो सक्सेसिव कंसेप्ट लगेगा। जो बच्चे आज नए हैं या पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा परसेंटेज 1 जाके पहले आप लोग देख के आइए। कल मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था, परसेंटेज 1 की क्लास आप लोग कंप्लीट करके आइए। उसके बाद ये क्लास में आना, ये परसेंटेज 2 की क्लास है। मैंने इस क्वेश्चन को देखते ही बोल दिया कि ये सक्सेसिव कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। सक्सेसिव कंसेप्ट की पहचान क्या थी? एक ही चीज के ऊपर बार बार किसी चीज का होना, आइदर इन ए पॉजिटिव वे और इन ए नेगेटिव वे, क्या कहलाता है? सक्सेसिव। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव वे कैसे? अगर रेट बढ़ेगा किसी चीज का तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, रेट घटेगा तो नेगेटिव, कम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कैसे पहचान करें कि ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है या नहीं? यहाँ पे इसने बोला व्हेन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 30%। पहले क्या किया? कोई वस्तु थी, उसकी कीमत को आपने 30% घटा दिया। फिर एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 90%, और फिर से आपने बढ़ा दिया 90%। पहले क्या किया? आर्टिकल का प्राइस 30% कम किया, और फिर क्या किया? फिर आपने इंक्रीज कर दिया 90%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। कि एक ही आर्टिकल था जिसका रेट हम लोग बार बार कम और ज्यादा कर रहे हैं। सक्सेसिव कंसेप्ट की क्या फॉर्मेशन थी? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। प्लस का साइन कब यूज करेंगे? जब रेट बढ़ेगा। और माइनस का साइन कब यूज करेंगे? जब रेट कम होगा, रिड्यूस होगा या डिक्रीज करेगा, घटेगा। पहले हुआ रिड्यूस, दैट मीन्स माइनस ऑफ 30, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 90%, बढ़ा तो प्लस ऑफ 90। इसको बोलते हैं हम लोग नेट चेंज, जो हमें दिखाई नहीं देता। आम व्यक्ति यही सोचता है पहले क्या हुआ, पहले 30% रेट घटा दिया, फिर 90% बढ़ा दिया तो 60% का चेंज आया होगा। ये तो आम बात थी, लेकिन नेट चेंज क्या होता है? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो माइनस के 30 की मल्टीप्लाई प्लस के 90 से कराऊंगा तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। 30 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, यहां से बचेगा 60, माइनस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, माइनस ऑफ 27%, कुल मिला के रिड्यूस हो जाएगा 33%। और यहाँ पे साइन लास्ट में पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव वैल्यू आई, दैट मीन्स हमारा ओवरऑल रेट 33% दोस्तों बढ़ गया। 33% आपका आर्टिकल का रेट बढ़ जाएगा। पॉजिटिव साइन था इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। अगर और बेसिक से जाना चाहो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। बेसिक भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। बेसिक भी हम लोग साथ लेके चलेंगे, कैलकुलेशंस थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी जिससे कि आपकी। तो चलिए दूसरे मेथड से इसको करके देखते हैं एक बार। ऐसा मान लो कि आर्टिकल का रेट 30% घटा दिया। घटाने से पहले क्या किया, या बेचने से पहले इस आर्टिकल को क्या किया होगा? खरीदा होगा। ये नहीं पता कितने रुपए में हमने इस आर्टिकल को खरीदा, लेकिन जितना भी दुकानदार ने हमसे मांगा होगा, हमने उसको उतना रेट दे दिया। मैंने आपको यही बोला था कि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। 100%। हम लोग मान लेते हैं इसका ओरिजिनल रेट जो था वो 100% था दोस्तों। ठीक है। फिर क्या किया? 30% रेट कम कर दिया कि 100% रेट पे आर्टिकल नहीं बिक रहा था, तो मैंने इसका आर्टिकल का रेट 30% कम कर दिया। तो अब इस आर्टिकल का रेट कितना कर दिया? 70%। 70% करने के बाद मैंने सोचा होगा क्यों ना इसकी कीमत को फिर से बढ़ा दूं, और फिर से मैंने इसका रेट कितना बढ़ा दिया? 90%। अब जो 90% रेट बढ़ेगा वो किसके ऊपर बढ़ेगा? वो बढ़ेगा 70% के ऊपर। ठीक है। तो इसका 90% कितना आएगा? तो कैलकुलेशन देखना जरा। 70 का 10% क्या होता है? तो मैंने कल आपको सिखाया था 70% का 10% अगर आपको निकालना है तो 10% वैल्यू टेबल में कब आती है? 10% वैल्यू टेबल में तब आती है जब एक चॉकलेट को मैं 10 बच्चों में बांट दूं। ये कल बातें मैंने सिखाई थी।
अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो फर्स्ट सेशन को फिर से कंप्लीट करके आइए। अगर किसी भी चीज का 10% निकालना है, जैसे कि यहाँ पे 70% का 10% निकालना है, तो 70% को डिवाइड करा दो 10 से, कितना आएगा 7%। तो हमारे 10% की वैल्यू दोस्तों आई 7%। निकालना कितना है हमें 90%। 90% कितना आएगा, सिमेट्री। आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे सिमेट्री को, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्या बोलते हैं, समानता। 10 का ये कितने गुना है, 9 गुना। तो 7 का भी 9 गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 63। तो कुल मिला के 70 का अगर 90% रेट बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 63% बढ़ जाएगा। तो 70 रेट पहले ही था, 70% का जो रेट था आपका वो पहले ही था, 63 और बढ़ गया। तो कुल मिला के नया रेट कितना हो गया, 133%। 133% आपका फाइनल रेट हो गया। इसने यही पूछा था कि 30% रेट घटाने के बाद और 90% रेट बढ़ाने के बाद कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 100% स्टार्टिंग में था, 133% अब हो गया, कितना परसेंट बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ा, 33% बढ़ा। लेकिन सक्सेसिव से इसको करना आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कैलकुलेशन की आपको ज्यादा जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और थोड़ा सा सक्सेसिव को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 6%। पहले वर्ष फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 6%। 6% से आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई। एंड द सेकंड ईयर इट इज डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाता, कम हो जाती है। कितना परसेंट से, 6% से। एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इफ द पॉपुलेशन वाज, कितनी थी, 54,800। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल की शुरुआत से पहले, या बिगिनिंग में, शुरुआत में पॉपुलेशन क्या थी। इसको ऐसे ही लैंग्वेज से बोलना है। दो तरीके से हम लोग इसको करेंगे। एक हम लोग करेंगे सक्सेसिव से। सक्सेसिव से कैसे करेंगे जरा सुनते जाना। बहुत सारे मेथड हैं लेकिन हम लोग कंसेप्ट को बना के रखेंगे। और एक हम लोग करेंगे एरो कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपका नया होगा, एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है, इसको आज हम लोग समझेंगे। चलिए पहले इसको सक्सेसिव से करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। पहली बात ये आती है, आपको पता कैसे चला सर कि सक्सेसिव का कंसेप्ट लगेगा। तो मैंने इसको ऐसे समझा कि एक विलेज था, एक गांव था, जिसमें कुछ लोग रहते थे। पहले साल इसके 6% लोग बढ़ गए और दूसरे साल इसमें से 6% लोग कम हो गए। तो एक ही गांव की पॉपुलेशन बार बार इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, जिसको कि देख के मैं बता सकता हूँ कि एक ही चीज के ऊपर बार बार किसी चीज का होना, आइदर इन ए पॉजिटिव वे और इन ए नेगेटिव वे, क्या कहलाता है, सक्सेसिव कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे सक्सेसिव। पहले आपका रेट 6% बढ़ा, 6% बढ़ा, दैट मीन्स प्लस ऑफ 6। फिर सेकेंड ईयर आपका रेट डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब कम हुआ, कितने परसेंट, 6%, तो माइनस का 6। नेट चेंज क्या आएगा, इन दोनों की गुना, दोनों की गुना क्या साइन देगी, नेगेटिव का 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। प्लस का 6 और माइनस का 6 तो जीरो ही हो गया। आम आदमी यही बोलता है, पहले 6% बढ़ाया फिर 6% घटाया तो कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन नेट चेंज क्या बोलता है, इन दोनों की गुना डिवाइड बाय 100। तो ये आएगा माइनस ऑफ 36 डिवाइड बाय 100। नीचे दो जीरो है तो डिजिट ऊपर कितने हैं, दो। तो दो के बाद डेसिमल लगा दो, 0.36%। पॉपुलेशन में 2 साल बाद कमी आ जाएगी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज को शो कर रहा है कि 0.36% का आपका पॉपुलेशन में डिक्रीज आ जाएगा 2 साल में। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ ये दे दी कि यहाँ पे इसने एक वैल्यू दे दी कि 2 साल बाद जो है पॉपुलेशन हो जाएगी 54,802। 54,802 आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे समझ के देखो, क्वेश्चन पिछली बार से थोड़ा सा अलग है, एक वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जुगाड़ से भी हम लोग बता सकते हैं कि ओरिजिनली पॉपुलेशन क्या थी। ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 100%। और 2 साल बाद, पहले साल में 6% बढ़ी, दूसरे साल में 6% घटी, और 2 साल बाद पॉपुलेशन में जो डिक्रीज आया वो कितने परसेंट का आया, 0.36% का डिक्रीज आया। दैट मीन्स माइनर सा डिक्रीज है कि पहले पॉपुलेशन ओरिजिनल थी तो ज्यादा थी, अब की बार कितनी कम होगी, 0.36। तो 100% अगर पॉपुलेशन पहले थी, इसमें से 0.36 पॉपुलेशन कम हो चुकी है।
इसमें से माइनस करोगे, ऊपर 2 जीरो लगा लो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ये आ जाएगा 99.64%। हम बोल रहे हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन 6% बढ़ने और 6% घटने के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 99.64%। लेकिन क्वेश्चन बोलता है पॉपुलेशन हो जाएगी 54802। क्या निकालना है? व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर? शुरुआत में पॉपुलेशन क्या थी हमें नहीं पता। पॉपुलेशन 45 थी, 55 थी, 52,500 थी या 57,500 थी, लेकिन जो भी थी अपने आप में क्या थी? 100%, पूरे की पूरी 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जुगाड़ सीखना। जब 99.64% की वैल्यू 54,802 है, तो 100% की वैल्यू इससे क्या आएगी? फालतू आएगी। लेकिन इतना भी नहीं कि 60-60 हजार आ जाए, बिल्कुल इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 0.36% का दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। थोड़ी सी ज्यादा ऑप्शन में क्या है? 45,000 कम होगी, कम नहीं ज्यादा चाहिए हमें। 52,500 तो 54,802 तो 99.64% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगी, तो ये बात भी गलत। 57,500 तो थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्या पता ये आंसर हो, लेकिन 0.36% का डिफरेंस है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ये मेरा आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा एरो कंसेप्ट देखिएगा एक बार। एरो कंसेप्ट क्या बोलता है? एरो कंसेप्ट आपको ऐसे करना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं कि एरो लगानी है, तीर के निशान। तो पहला क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट हमारी क्या थी वो जरा देखना एक बार फिर से। ये मेथड मेरा फेवरेट मेथड है एरो कंसेप्ट का, कोई रूल है ही नहीं इसमें। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 6% एंड द सेकंड ईयर इट इज डिमिनिश्ड बाय 6%। पहले बात तो ये एरो कंसेप्ट हमेशा बनेगा ईयर्स के ऊपर। जितने आपके साल होंगे उतने ही आपको एरो लगाने होंगे। कितने साल है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल हैं, तो 2 साल के लिए कितने एरो? 2 एरो। 2 साल के लिए 2 एरो। यहाँ पे होता है प्रेजेंट और यहाँ पे होता है फ्यूचर। और हम लोग भी अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इधर से लिखना शुरू करते हैं और इधर जाके खत्म करते हैं। इसको बोलते हैं सीधा रास्ता। क्या बोलते हैं इसको? सीधा रास्ता। रीजनिंग की अगर आपने इनइक्वालिटी की क्लास लगाई होगी तो आपको पता है सीधा रास्ता क्या होता है। सीधा रास्ता हम लोग लेफ्ट हैंड की तरफ से लिखना शुरू करते हैं और राइट हैंड की तरफ आके एंड करते हैं लाइन को। इसको बोलते हैं सीधा रास्ता। इसने बोला कि पॉपुलेशन थी पहले 6% बढ़ी, हमें नहीं पता पॉपुलेशन क्या थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है हमारे दिमाग में है क्या है? 100%। और 100% पॉपुलेशन अगर 6% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 106%। सेकेंड ईयर इट इज डिमिनिश्ड बाय 6%। दूसरे साल में ये पॉपुलेशन 6% कम हो जाएगी। एक बात को थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। 10,000 मान लो आज पॉपुलेशन है आपके गांव की, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है। आपके गांव की पॉपुलेशन 10,000 है, ये अपने आप में क्या है? 100%, पूरे की पूरी, ना कम ना ज्यादा। जितने लोग हैं अपने आप में क्या है? 100%। एक साल बाद क्या हुआ? कुछ शादियां हुई, कुछ बच्चे हुए, कुछ बच्चे और आगे, कुछ गांव में रहने लोग और आगे दूसरे गांव से परमानेंट, तो लोग हो गए 11,000। ये पॉपुलेशन भी अपने आप में क्या है? 100%, पूरे की पूरी। जब भी इलेक्शन होगा तो वोट हमेशा कितनी वोटर लिस्ट बनेगी? 11,000 लोगों की वोटर लिस्ट बनेगी। ऐसा ही समझ सकते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है वो अपने आप में क्या है? 100%। कि 1,000 लोग अगर फालतू गांव में आएंगे तो 11,000 से फालतू नहीं होगी पॉपुलेशन, ना 11,000 से कम होगी। कितनी होगी? 11,000, जो कि अपने आप में क्या है? 100%। और अगर अगले साल 600 लोग गांव छोड़ के चले गए, 600 लोग या 1,000 लोग या 2,000 लोग गांव छोड़ के चले गए, तो व्यक्ति गांव में कितने बचेंगे? 9,000। और 9,000 व्यक्ति भी अपने आप में क्या होंगे? 100%, पूरे के पूरे। क्योंकि अगर 2,000 लोग 11,000 में से 2,000 लोग अगर गांव छोड़ के जाएंगे तो गांव में लोग कितने बचेंगे? 9,000। ना तो 9,000 से ज्यादा और ना ही 9,000 से कम, जो कि अपने आप में क्या होता है? 100%। तो हर चीज अपने आप में दोस्तों क्या होती है? 100%। यही 100% का कंसेप्ट है। लेकिन मैं आपको क्या सिखाऊंगा थोड़ा सा, ये तो कंसेप्ट की बात करती कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। क्यों होती है वो मैंने एग्जांपल दे दिया, ये याद रखना। पहले क्या हुआ? पॉपुलेशन 6% बढ़ी, तो क्या करो? एरो के ऊपर अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए,
अगर पॉपुलेशन बढ़े तो जितने साल में उतने एरो लगाओ, और अगर पॉपुलेशन बढ़े 6% बढ़ा तो 100% में ऐड करके लिख दो 106%। दूसरे साल क्या हुआ, डिमिनिश, कम हुई पॉपुलेशन कितना परसेंट, 6%, तो 100% में से माइनस करके लिख दो, कितना आएगा 94%। लेकिन ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, इस सेकेंड ईयर के एंड पे पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी 54,080, 54,802। आपको निकालनी है कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी। दैट मीन्स हमें यहां से वापस आना पड़ेगा इधर, इधर आएंगे और परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय क्या आएगा 100। ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय क्या आएगा 100। कौन सा रास्ता आना है हमें, उल्टा रास्ता। ये आपको पढ़ा रखा है मैंने रीजनिंग की क्लास में, उल्टा रास्ता। और जब भी कभी उल्टा रास्ता आएंगे दोस्तों, तो उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। जब भी कभी आप लोग उल्टा रास्ता आओगे तो सिंबल्स को पलटते हुए आओगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सीधा रास्ता तो सिंबल में नो चेंज, सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा, सिंबल्स में नो चेंज, सिंबल्स में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उल्टा रास्ता आएंगे तो क्या होगा, 54,802। सिंबल पलटेगा तो 100 डिवाइड बाय 94। इस सिंबल को पलटेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 106। काटने का तरीका देख लो एक बार के लिए, 2 से काट लो जरा, 2 से कटेगा ये 50 पे, 2 काटेगा इसको कितने पे 47, 2 काटेगा 50 पे, 2 काटेगा इसको 53, 53 से डिवाइड करा के देखो इसको। ठीक है, 53 से डिवाइड करा लो और इससे भी करा लीजिए आप लोग, इसी से भी कैलकुलेशन करा लो, आंसर कितना आएगा 55,000। इसको सोल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 55,000। अब मैंने क्या बोला था, आप लोग सक्सेसिव 2 साल का अगर है, 2 साल तक की अगर बात हो तो सक्सेसिव बेस्ट रहेगा। मैंने देख लिया था 0.36% का डिफरेंस आएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू 100% थी, 0.36% कम हुई तो 99.64% आया। 99.64% की वैल्यू 54,802 थी। मैंने देखा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो वैल्यू में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। थोड़ी सी बड़ी क्या थी, 55,000 थी, जो कि मेरा करेक्ट आंसर था। कैलकुलेशन करना चाहो तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन पेपर में अगर टाइम बचाना है तो थोड़ा सा दिमाग का यूज भी करना पड़ेगा, हर चीज लिख के दिखाने की नहीं होती। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एरो कंसेप्ट उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। If the population of a town is increased by 15% in the first year and is decreased by 15% in the next year, तो सबसे पहले ये देखो, एक पॉपुलेशन की बात कर रहा है, एक टाउन की, एक ही शहर है, एक कस्बा है जिसकी पॉपुलेशन पहले साल 15% बढ़ी और दूसरे साल 15% घट गई। तो बताइए नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया। कंसेप्ट कौन सा लगेगा मेरा, सक्सेसिव का कंसेप्ट लगेगा। और सक्सेसिव का कंसेप्ट का फॉर्मेशन क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। पहले क्या हुआ, रेट इंक्रीज हुआ कितने परसेंट से, 15% से, तो प्लस का 15। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो माइनस का 15। नेट चेंज क्या आएगा, इन दोनों के आपस में गुना, तो सिंबल रहेगा माइनस का, 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। प्लस के 15 से माइनस का 15 कट गया, सिंबल यहाँ पे रहेगा माइनस का। 15 का स्क्वायर 225 होता है। थोड़ा सा 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर बैंकिंग में हमेशा आपको याद रखने हैं। बैंकिंग में 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रिपीट होते हैं। ठीक है, कोई बोलता है 1 से 100 याद करो, तो उसको बोलो 1 से 100 की करने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद पीछे से 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो, ये आएगा माइनस ऑफ 2.25% एंड माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज। तो आपका आंसर आएगा 2.25% डिक्रीज। कुल मिला के पॉपुलेशन में
2.25% की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आज का आपका। If one side of a rectangle is increased by 20% and other side is decreased by 5%, find the percentage value by which the area changes। तो यहाँ पे बात क्या है, एक ही रेक्टेंगल है और उसी की एक लेंथ को 20% बढ़ा दिया गया और उसी की एक साइड को 5% घटा दिया गया। एक ही चीज के ऊपर बार बार किसी चीज का होना मेरे को बताता है, सक्सेसिव का कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव का कंसेप्ट लग जाएगा। पहले इंक्रीज हुआ 20%, तो पहले प्लस का 20, फिर डिक्रीज हुआ 5%, तो माइनस का 5। नेट चेंज क्या आएगा, इन दोनों की आपस में गुना, सिंबल क्या रहेगा माइनस का। 20 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। 20 में से 5 गए तो ये बचेगा 15। 20 काटेगा 5 पे, 5 काटेगा 1 पे, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 1 और यहाँ से आएगा 14%। और 14% के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एरिया में 14% का इंक्रीज हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई दैट मीन्स आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपको मैं बताऊंगा कि सक्सेसिव कंसेप्ट और एरो कंसेप्ट का फायदा क्या है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिव कंसेप्ट को और एरो कंसेप्ट को। ये दोनों में हम लोग डिफरेंस समझे, कब किस टाइम पे हमें दोनों मेथड्स का यूज करना है। सक्सेसिव मेथड का हमें यूज करना है जब बात हो रही हो 2 साल तक, और एरो कंसेप्ट का यूज हमें तब करना है जब बात हो रही हो 3 साल या फिर उससे ज्यादा की। या तो 3 साल हो या उससे ज्यादा के साल हो, तब आपको यूज करना है किसका, एरो कंसेप्ट का। ठीक है, देखिए ए प्रॉपर्टी decreases in value every year at the rate of 6:1/4%। किसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हर साल 6.6 से ही 1/4% है। ये 6:1/4% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है दोस्तों। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो उसकी शुरुआती कीमत थी उससे इतने परसेंट हर साल कम होती जाएगी। इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स वाज 21,093 रुपए। 3 साल के अंत पे इसका जो रेट है, वैल्यू है, वो हो जाएगा 21,093 रुपए। फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो बताइए शुरुआती कीमत प्रॉपर्टी की क्या थी। इस क्वेश्चन को समझ के देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये करेगा कि सक्सेसिव लगाने अगर हम लोग बैठ गए तो ये 6 से ही 1/4% को मैं लिख सकता हूँ 6.25% भी। इसका 3 साल का सक्सेसिव निकालना मुश्किल है, क्योंकि पहले 2 साल का निकलेगा ऐसे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। नेट चेंज क्या आएगा, इन दोनों की गुना, तो सिंपल आएगा पॉजिटिव 6.25 इंटू 6.25 डिवाइड बाय 100। इस पूरी वैल्यू को अगर सोल्व करने बैठ गए तो टाइम लगेगा, और जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसके वो माइनस के साइन के साथ वैल्यू है ये, और माइनस में 6.25 तीसरे साल के लिए लगेगा। ऐसे करके आप लोग इसको करोगे तो टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं तो ही ठीक हूँ। तो 3 साल जब भी आएंगे तो आपको सक्सेसिव का कंसेप्ट नहीं लगाना, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलो अब हम लोग यूज करते हैं एरो कंसेप्ट का, कि जहां पे हमारा सक्सेसिव फ्लोप हो जाएगा वहां पे हमारी इज्जत एरो बचाएगा। इज्जत मतलब 1 नंबर तो दिला देगा, और 1-1 नंबर कीमती है एग्जाम में, तो एक मेथड के ऊपर स्टिक करके नहीं बैठ। एरो कंसेप्ट जब मैं लगाने जाऊंगा तो पहली बात तो एरो कंसेप्ट किसके अकॉर्डिंग लगेगा, साल के अकॉर्डिंग। कितने साल हैं, 3 साल, तो 3 साल के लिए कितने एरो, 3 एरो। ये लो मैंने एरो लगा। 3 साल बाद कीमत कितनी हो जाएगी, 21,093। स्टार्टिंग में कीमत क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन दिमाग में थी जो भी थी, क्या थी 100%। और एरो कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो 100% में हर जगह घटा के लिख दो, अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो 100% में ऐड करके लिख दो। लेकिन दिक्कत ये आती है कि 100% में से हमें घटाना है 6:1/4%। अगर ये घटाने लग गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कैसे करेंगे।
क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है ये, और मिक्स फ्रैक्शन को लेके अगर चलेंगे तो हमें टाइम फिर से लगेगा। तो एक दिक्कत और आ गई, कंसेप्ट तो हमें पता है कि एरो कंसेप्ट का यूज करना है, लेकिन इस कंसेप्ट से टाइम लगेगा, तो फायदा ही क्या है ऐसे कंसेप्ट का जो टाइम लगा दे। अब हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इन चीजों को जो हमें दे रखी हैं। कल की क्लास याद कर लेना, कल की क्लास में आपने कुछ वैल्यूज पढ़ी थी। वैल्यूज क्या पढ़ी थी, टेबल करवाई थी मैंने, कुछ वैल्यूज लिखवाई थी। 1/1 का वैल्यू 100% होता है। एक चॉकलेट को जब दो बच्चों में बांटोगे तो 50% हर एक को मिलेगा। एक चॉकलेट तीन बच्चों में बांटोगे तो हर एक को 33:1/3% मिलेगा। एक चॉकलेट अगर चार बच्चों में बांटोगे तो 25% हर एक बच्चे को मिलेगा। एक चॉकलेट पांच बच्चों में बांटोगे तो हर एक को 20% मिलेगा। ऐसे करते हुए हमने बहुत सारी वैल्यूज लिखवाई थी, और कहीं ना कहीं जाके आपने पढ़ा था कि एक चॉकलेट को अगर मैं 8 बच्चों में बांटूंगा तो हर एक को कितना मिलेगा, 12.5%। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो 12.5%। ये बातें मैंने आपको कल लिखवाई थी। इसलिए बोलता हूँ हर सेशन को पूरा देखा करो, एक भी क्लास मिस करने की नहीं है। पुरानी सेशन को अगर देख लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने यहाँ पे देखा कि यार रेट तो मेरा कितना है, 6:1/4%, या फिर 6.25%। सर आपने ये वैल्यू नहीं लिखवाई कि ये टेबल में वैल्यू कब आती है, कितना बटे क्या कर दूं कि वैल्यू आ जाए 6.25%। भाई इतनी टेबल याद करने की जरूरत नहीं होती। ये देखो कहीं ना कहीं 12.5 आया। कब आया, जब एक चॉकलेट को मैंने कितने बच्चों में बांट दिया, 8 बच्चों में। अब मेरे को 12 से कितनी करनी है वैल्यू, 6 करनी है। 12 से करनी है 6, दैट मीन्स 12 का क्या करना पड़ा, हाफ। 12 का मैंने क्या कर दिया, हाफ, दैट मीन्स इस एक चॉकलेट को मैंने और ज्यादा बच्चों में डिवाइड कर दिया। कितने गुना बच्चों में, 2 गुना बच्चों में, क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2। 12 का मैंने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। 12 का 1/2 6 बन जाएगा, और हाफ का 1/2, 0.5 का 1/2 1/4 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 1/8 की वैल्यू 12.5 थी, तो इसका भी हाफ करोगे तो 1/8 पहले से था, इसका अगर हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 6.25%, या फिर 6:1/4%। ये आपकी वैल्यू होती है 1/16 की। तो ये वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से कि 1/16 की वैल्यू होती है 6.25%। यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी ज्यादा वैल्यूज की। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि रेट मेरा कम हो जाए, कितना रेट मेरा कम हो रहा है हर साल, 6:1/4%, दैट मीन्स वैल्यू मेरी ओरिजिनल कितनी थी, 16। नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को लिखा जाता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के अंदर नीचे वैल्यू को लिखा जाता है जो कि ओरिजिनल होती है, और ऊपर होती है इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू। या तो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी ऊपर, या फिर होगी डिक्रीज्ड वैल्यू। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि ये वैल्यू एक से इंक्रीज हुई या डिक्रीज। तो यहाँ पे बोला डिक्रीज, दैट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू 16 थी, अब कितनी हो जाएगी, एक कम। एक का मतलब 15। 15 16 से कितनी हो रही है, 16 से वैल्यू फिलहाल कितनी हो रही है, 15 हो रही है। ये लिखने का तरीका होगा, तीनों एरो के ऊपर 15/16 15/16 लिख देना। ये है टाइम बचाने का तरीका। हर बार जिद्दी नहीं करनी कि ये इतना परसेंट में माइनस करूंगा। अगर मैं 100% में से 6.25% माइनस करता रहा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन फिर से वही है, आंसर तो आएगा, लेकिन वो एक नंबर लेने के लिए हमने हमारा 1.5 से 2 मिनट बर्बाद कर दिए। 20 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा तो क्या ही कर लेंगे एक नंबर लेके। इससे बढ़िया तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को। कई बार आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है क्वेश्चन ने जो पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने देख लिया कि डेसिमल वैल्यू भी थी, सिंपल में चेंज करूंगा तब भी थोड़ी सी दिक्कत करेगा, इसीलिए मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया। ये पता किया कि 6 सही 1/4% वैल्यू किसकी होती है, 6.25% वैल्यू किसकी होती है। सर मुझे याद नहीं था, लेकिन मेरे को इतना याद था, मैंने 12.5% कहीं ना कहीं टेबल में पढ़ा था, जो की वैल्यू होती है 1/8 की। और ये 12 जो है, 12 का जो हाफ अगर मैं कर दूं, 12 को अगर मल्टीप्लाई करा दूं 1/2 से, तो 12 2 काटेगा 6 पे। दैट मीन्स इसकी गुना में कितने से करवानी पड़ेगी, 1/2 से। तो अगर इसका हाफ कर दूं तो वैल्यू ये आएगी। तो इसका भी मैंने 1/8 का हाफ करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 1/16 की। एक चॉकलेट को अगर 16 बच्चों में बांट दोगे तो हर एक को मिलेगा 6.25%।
और 16 क्या था ओरिजिनल, कि 16 चीजें थी, एक चीज कम हो गई क्योंकि डिक्रीज बोला है। तो अब वैल्यू कितनी होगी, 16 से कितनी होगी 15, तो 15/16, 15/16, 15/16, ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आराम से वीडियो को रिपीट कर देना, थोड़ा सा फिर से समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। देखते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमें क्या निकालना है, बिगिनिंग, वापिस जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, जो सिंबल के ऊपर वैल्यूज होंगी आप लोग इनको पलट दोगे, देखना कैसे पलटोगे। 16/15, 16/15, 16/15, क्या किसी से कट रहा है, हाँ 3 से काट सकते हैं, 3 से कटेगा कितने पे, 7 पे, 0 पे, 3 पे, 1 पे, 3 काटेगा 5 पे, 3 से और कट सकता है क्या, जरा देख लो, नहीं कटेगा, इससे फालतू तो नहीं कट रहा मेरे हिसाब से, और टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है कि इससे फालतू हम लोग काट के देखें। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन की बारी हमारी आ जाती है यहाँ पे, चलो कैलकुलेशन करते हैं। 16 का क्यूब कर लो, 16 का क्यूब करो, जरा देखो क्या आएगा, क्यूब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे गेम करेंगे यूनिट डिजिट के ऊपर, यूनिट डिजिट के ऊपर हम लोग गेम प्ले करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो देखो यूनिट डिजिट क्या बोलता है, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ये देखो 6 की गुना 6 के साथ, फिर इसकी 6 के साथ, तो 6 गुना में 6 36 आएगा। 36 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। इस 6 की गुना इस 6 से कराओगे, फिर से कितना बनेगा, 36 बनेगा। यूनिट डिजिट फिर से क्या बनेगा आपका 6, और 6 की गुना 1 से कराओगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर, ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें देखते ही पता लग रहा है, वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कर लें तो वैसे भी हमें पता लग रहा है क्या, कि कहीं पर भी प्रॉपर वैल्यू आने के चांस तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कट जाता है कि 18,600 आंसर आएगा। 18,600 तो आंसर नहीं आएगा। ये समझ के देखो, किसी वैल्यू को गुना किया 15 से और भाग किया 16 से, फिर कोई आंसर आया उसकी गुना 15 से की, भाग 16 से किया, फिर कोई आंसर आया उसकी गुना 15 से की, भाग 16 से किया, मतलब मल्टीप्लाई छोटे से कर रहे हो, डिवाइड बड़े से, तो वैल्यू तो छोटी हो ही जाएगी। और ये भी कंफर्म है कि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, तभी तो डिक्रीज होके आया इतना। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, बड़ी, इसका मतलब ना तो 18,600 हमारा आंसर हो सकता, ना ही 18,060.36 हमारा आंसर हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, जो कि हर साल कम होते 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 लास्ट में कितनी बची, 21,093। ठीक है, और इतना बड़ा भी कोई डिफरेंस नहीं है कि 15 और 16 में कोई ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस है, तो 21,000 से जस्ट बड़ी वैल्यू, क्योंकि पीछे बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि आगे रेट कम हो गया, इतना वैल्यू बना है। कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नो कैलकुलेशन, नो पेन एंड पेपर, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। ना तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मेरा काम कर रहा, ना सिंपल मल्टीप्लाई का, एरो कंसेप्ट तो यूज कर लिया, लेकिन टाइम बचाना है तो कैसे, कॉमन सेंस से, कि 32,050 तो काफी बड़ा आंसर हो जाएगा। 21,000 में और 32,000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि 15 और 16 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स यही मेरा आंसर होगा। आज हम लोग मैथ को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, बहुत अलग तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Population of a village increased in first year by 20%, decreased in second year by 15%, and again increased in third year by 10%. After 3 years, population of the village is 1,06,590। ठीक है, पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, 3 साल की बात कर रहे हैं, तो सक्सेसिव की बजाय मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा, एरो कंसेप्ट। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन को एक बार के लिए छोड़ दो, आप लोग कंसेप्ट पे फोकस कर लें। कैलकुलेशन तो मैं उनको सिखा रहा हूँ जो पेन पेपर का यूज करते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन निकालिए, इनिशियली पॉपुलेशन क्या थी हमें नहीं पता, 3 साल की बात करेगा तो मैं 3 एरो लगा दूंगा, ये मैंने 3 एरो लगा दी। ठीक है, पहले साल क्या हुआ, पहले साल आपका जो पॉपुलेशन था वो डिक्रीज किया, कितने परसेंट से, 20% से। यही सिखाया था, एरो के ऊपर अगर वैल्यू बढ़े तो 100% में जोड़ के लिख दो, घटे तो 100% में से माइनस करके लिख दो।
20% घटा तो 80% हो गया। फिर 15% इंक्रीज हुआ 15%, तो 100 में 15% जोड़ के लिख दो, 115% हो जाएगा। थर्ड ईयर क्या हुआ, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, इसको थोड़ा सा गलती कर दिया, वैल्यू को आगे पीछे कर दिया। विलेज इंक्रीज बाय, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ 20%, तो 100 में 20 जोड़ के लिखो 120%। 20% डिक्रीज इन सेकेंड ईयर, 20% डिक्रीज हुआ सेकेंड ईयर में। अरे थोड़ा सा यहाँ पे ना कोमा का सीन गलत हो रखा है, 1 मिनट रुकना बस, इसको हटाने दो, इनको हटाने दो, थोड़ा सा इसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेरे से। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ कितने परसेंट से, 20% थे, तो 100% में जोड़ के लिख दिया। डिक्रीज इन सेकेंड ईयर बाय 15%, दूसरे साल में डिक्रीज, दूसरे साल में नहीं हुआ, डिक्रीज इन सेकेंड ईयर बाय 15%, दूसरे साल में डिक्रीज हुआ 15%, तो 100% में से 15% को घटा दो, कितना आएगा 85%। एंड अगेन इंक्रीज इन थर्ड ईयर बाय 10%, और तीसरे वर्ष में फिर से बढ़ गया 10%, तो 100% में जोड़ के लिख दो। आफ्टर 3 years पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 1,06,590, तो ये मैंने लिख दिया 1,06,590। ठीक है, क्या निकालना है, इनिशियल, तो उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, परसेंटेज के साइन को भगाना है, परसेंटेज के साइन को भगाना हो तो भाग में सो, जितनी बार परसेंटेज के साइन उतनी बार डिवाइड बाय 100 कर देना, ये हमने कर दिया। थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो, तो 0 से 0 को काट लो, इस 0 से इस 0 काट दो, और इस 0 से इस 0 को काट दो। ठीक है, थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटा, तो 10,659 मल्टीप्लाई बाय, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 11 इंटू 100 डिवाइड बाय 85 इंटू ऊपर ये सिर्फ कितना बचा 12, तो नीचे आ जाएगा 12। क्लियर, काटना शुरू करें, क्या 11 से इसको डिवाइड करा सकते हैं, देख लो एक बार, 11 से डिवाइड कराएंगे तो 10659, 11 से डिवाइड करा दो, 11 9 जा 99, कितना बचेगा 7 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 7 बचेगा, 5 उतरेगा, 11 6 जा 66, 9 बचेगा, 9 उतरेगा, 9 पे जाएगा, तो 969 पे इसको काट दे, 969 पे इसने इसको काट दिया। ये 5 से कट सकता है 17 पे, और ये 5 काटेगा इसको 20 पे, 2 काटेगा 10 पे, 2 काटेगा इसको 6 पे, और 3 काटेगा इसको 2 पे, 3 काटेगा इसको 3 2 3 पे, और फिर 17 से अगर डिवाइड कराऊं मैं, तो 17 से 323 को डिवाइड करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुकना नहीं है, बस 17 1 जा 17, 12 में से 7 गया 5, ये बचेगा, ये जाएगा सीधा 9 पे, तो ये इसको काट देगा कितने पे, 19 पे, ये 19 बचा है, यहाँ से 19 बचा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे भी 10 बचा, और ये 2 इसको काट देगा कितने पे, 5। ठीक है, 19 5 जा, तो देख लीजिए कितना होता है, 19 5 जा 95, और ये 0 जितनी भी बची हैं वो इसके पीछे लगा दीजिए, दैट मीन्स 3 0 आपकी बचेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से कितना, 95,000। 0 थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो 95,000 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इनको थोड़ा सा लिखने का तरीका अच्छा करते हैं, यही बात होती है कि गड़बड़ कैसे होती है। अब मेरे को तो खुद की राइटिंग समझ में नहीं आई, मैंने कर क्या दिया, आंसर 95,000 आएगा क्योंकि आइडिया मैंने लगा लिया था यहाँ से कैलकुलेशन से। अभी इसको ठीक करते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन से बचना है। सिर्फ यही नहीं कि आंसर निकाल के दिखाएंगे, हमें कैलकुलेशन से बचना है, और उसका तरीका क्या होगा, अब ध्यान से सुन लेना आप लोग, देखना एक बार। एरो कंसेप्ट लगेगा, 3 साल के लिए मैंने 3 एरो जल्दी से लगा। पहले साल क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 20%, तो 120/100 मैंने लिख दिया। डिक्रीज हुई 15%, तो 85/100 मैंने लिख दिया। अगले साल इंक्रीज हुई 10%, तो 110/100। लास्ट में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 65। उल्टा रास्ता, सिंबल पलटा, तो ये स्टेप आपको खाना था, ये जो स्टेप आपने लिख के दिखाई ये आपको नहीं लिखना था। उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, आपको डायरेक्ट क्या लिखना था, डायरेक्ट लिखना था, जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ यही आपको लिखना था, 106590 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 डिवाइड बाय 85 इंटू
100 डिवाइड बाय 120। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं। 0 से कटेगा 0, 5 काटेगा 20 पे, 5 काटेगा 17 पे, 20 काटेगा 5 पे, 20 काटेगा 6 पे। ये आपको करना था। 11 से डिवाइड करवाया तो 11 6 जा 11 9 जा सॉरी 11 9 जा 99। ठीक है, यहाँ पे 7 बचेगा, 5 उतरेगा, 11 जाएगा 6 पे, 9 बचेगा, 9 उतरेगा, 11 निमा 99 0। फिर 17 से इसको नहीं काटेंगे अपन, 6 से काटते हैं इसको। 6 से काटो एक बार, 6 से काटा, 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 6 उतरेगा, 6 पे जाएगा, 36 बना देगा। फिर 9 बचे, 9 उतरेगा, 6 डिवाइड कराएगा 1 पे, 3 बचेगा, 5 पे काट देगा। फिर 17 से इसको डिवाइड कराओगे, 17 से इसको डिवाइड करा लो। बस लास्ट में सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें, क्या? 17 से डिवाइड करवाना है। 1615 17 डायरेक्ट 9 पे जा सकता है क्या? देखते हैं एक बार 9 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा मेरा। 17 9 7 63 6 9 एकम 9 और 6 15 153 बिल्कुल सही जा रहा है। 9 पे जाएगा, ये 9 पे कितना जाएगा? 153, 8 बचेगा, 5 उतरेगा, 5 पे जाएगा, 95 पे पूरा काट देगा इसको। एक बार थोड़ी सी टेबल याद करनी पड़ी अपने को इसकी 17 की, जो कि 95 पे काट देगा। 95 यहाँ से आया, 20 यहाँ पे बचा था, गुना में 5 यहाँ पे बचा था, 20 पंजे 100, 20 इंटू 500 और एक जीरो यहाँ पे बची थी, तो 1000 यहाँ पे बचा है इंटू 95, तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई 95,000। काटने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The price of the LPG increases by 20%. By what percent must a family reduce the consumption of LPG so that expenditure on the gas is same as before? ये सिंगल परसेंटेज का क्वेश्चन है जो कल की क्लास में हमने किया था। 20% वैल्यू कब आती है? 20% वैल्यू आती है जब एक चॉकलेट को 5 बच्चों में बांट दें। किसी परिवार के बच्चे ने बोल दिया, या फिर किसी परिवार के व्यक्ति ने उस बच्चे को बोल दिया कि चॉकलेट क्या कर दो कम। टीचर को बोलो टीचर चॉकलेट कम दे, अगली बार मैं क्या करूंगा, एक चॉकलेट 6 बच्चों में बांट दूंगा। अब हर एक को कितना मिलेगा? 16:2/3%। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो गो फॉर द सेशन 1 क्लास 1 ऑफ परसेंटेज। ये कल आप लोग देख के फिर से समझिएगा। ये कंसेप्ट मैंने कल अच्छे से आपको समझा दिया था। चलिए 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट। आज का ये हमारा नया कंसेप्ट होगा। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन किए वो हमने कल के कंसेप्ट से रिलेटेड किए थे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, लेकिन दिमाग लगा के आसानी से वो भी हो गई। चलो 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम हुआ, 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। 30% बच्चे फेल हो गए हिंदी में। 45% फेल्ड इन इंग्लिश, 45% फेल हो गए इंग्लिश में। 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और 20% बच्चे फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट्स में। तो बताओ कैसे इसको करेंगे? तो सुनते रहना। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत प्यारा सा, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक बात देखना है, यहाँ पे 10 बच्चे बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 कर लेते हैं, 11 बच्चे करते हैं। तो 5 ये, 4 ये और 2 ये, 11 बच्चे टोटल क्लास में है। क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं टोटल? टोटल बच्चे हैं 11। 11 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, और एग्जाम भी कितने देंगे? 11 बच्चे देंगे। एग्जाम हुआ है 2 सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट था आपका हिंदी, और एक आपका सब्जेक्ट था इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, एग्जाम्पल को समझना। कितने बच्चे हैं? ये 5। ये जो 5 बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पास हुए हैं हिंदी में। ऐसा मान लो कि ये जो ऊपर वाले 5 बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओनली सिर्फ और सिर्फ पास हुए हैं किसमें? हिंदी में। ये जो 4 बच्चे हैं ये, और ये 4 बच्चे, 1 2 3 4, ये सिर्फ और सिर्फ पास हुए हैं इंग्लिश में। ओनली ओनली इंग्लिश में। लेकिन 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो कि हिंदी में भी पास हैं और इंग्लिश में भी, बोथ में, दोनों सब्जेक्ट में, दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी।
दोनों सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास हैं? 2। अब अगर मैं पूछता हूं हिंदी में कौन कौन पास हैं, हाथ उठाओ। ध्यान से सुनते रहना। मैं इस क्लास में खड़ा होकर पूछता हूँ हिंदी में जो जो बच्चे पास हैं हाथ उठाओ, तो ये बच्चा भी हाथ उठाएगा क्योंकि हिंदी में पास था। ये भी हाथ उठाएगा, ये भी हाथ उठाएगा, ये भी हाथ उठाएगा, ये भी हाथ उठाएगा। इन पांचों बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन ये दो बच्चे भी हाथ उठाएंगे क्योंकि ये भी हिंदी में क्या है? पास है। ये दोनों विषयों में पास है, इंग्लिश में भी पास है दो बच्चे और हिंदी में भी। ये इंटेलिजेंट थे। तो कुल मिला के हिंदी में पास कितने हुए? यहाँ पे हिंदी के पास के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हिंदी में पास कितने हुए? 5 ऊपर पास हुए, ये वाले जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास थे। और दो बच्चे ये हाथ उठाएंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास थे, लेकिन हिंदी के लिए हाथ उठाएंगे कि हम तो पास है हिंदी में। तो 7 बच्चों ने हाथ उठाया। क्लियर? अब मैं इनसे पूछता हूँ क्लास में आके, जो जो बच्चे इंग्लिश में पास हैं वो बच्चे हाथ उठाओ। ये बच्चा भी हाथ उठाएगा क्योंकि इंग्लिश में पास है। ये बच्चा भी हाथ उठाएगा, ये बच्चा भी हाथ उठाएगा और ये बच्चा भी हाथ उठाएगा। और ये दोनों बच्चे भी हाथ उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि ये दोनों इंग्लिश में भी पास थे और हिंदी में भी। तो हिंदी पूछोगे तब भी हाथ उठाएंगे, इंग्लिश का पूछोगे तब भी हाथ उठाएंगे कि हम तो पास हैं। तो टोटल बच्चे पास कितने हुए इंग्लिश में? 4 ये 2 ये, तो 6 बच्चे। अगर यहाँ से टोटल स्ट्रेंथ देखी जाए तो पूरी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ हमारी कितनी निकल के आती है? यहाँ पे हमारी टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है क्लास की 13। क्लास में 7 बच्चे हिंदी में पास हैं और 6 बच्चे इंग्लिश में पास हैं। तो टोटल स्टूडेंट क्लास में अंदाजा लगाए तो कितने? 13। लेकिन रियल में हम लोग कितना लेके चले थे? 11 बच्चे लेके चले थे। 11 बच्चे हम लोग लेके चले थे कि दोनों सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी के 11 बच्चों ने। लेकिन यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है? 13, जो कि क्या है? गलत बात। गलती कहाँ पे हुई? अगर इनमें से इस टोटल में से मैं क्या कर दूं, बोथ सब्जेक्ट वाले डेटा को माइनस कर दूं। बोथ सब्जेक्ट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है? इन बोथ की वजह से हो रही है। अगर ये दो बच्चे इसमें से माइनस कर दूं तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी आएगी? 11। कंसेप्ट हमारे पकड़ में आ गया। ठीक है, कंसेप्ट हमारे पकड़ में आ गया कि रिपीट कौन से बच्चे होते हैं? रिपीट होते हैं दो सब्जेक्ट वाले बच्चे कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास थे। ठीक है, करना कैसे है क्वेश्चन को? कंसेप्ट लिख लीजिए। क्वेश्चन की पहचान आपको हो गई है कि कुछ परसेंट बच्चे इस सब्जेक्ट में फेल, कुछ परसेंट बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में फेल और कुछ परसेंट बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल। डबल सब्जेक्ट की बात हो रही है। करना क्या है? सिंगल सिंगल को ऐड कर देना, याद रखना ये बात। और डबल सब्जेक्ट वाला इसमें से माइनस कर देना। ये आपका ट्रिक होगा, याद। ट्रिकी अप्रोच। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या? सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के डेटा को ऐड कर दो, डबल वाले डेटा को माइनस कर दो। लेकिन याद ये रखना, सिंगल सब्जेक्ट यहां पे भी बात किसकी हो रही हो? फेल की। यहां पे भी बात किसकी हो रही हो? फेल की। और यहां पे भी बात किसकी हो रही हो? फेल की। या फिर सिंगल सिंगल को ऐड कर देना, डबल वाले को माइनस कर देना। यहां पे भी बात किसकी हो रही हो? अगर बात पास की है तो यहां पे भी पास की बात होनी चाहिए। यहाँ पे भी किसकी बात होनी चाहिए? पास की। या तो सारे कैंडिडेट्स पास के होंगे या सारे कैंडिडेट्स फेल के होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक रहेगी इसको याद करने की। देखना कैसे करेंगे। करना कैसे है वो देख लो। 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी। 30% बच्चे फेल हुए हिंदी में। क्या हुए? 45% फेल इन इंग्लिश। 45% बच्चे इंग्लिश में क्या हुए? फेल हुए। 20% फेल्ड इन बोथ। 20% फेल्ड इन बोथ। ये भी किसकी बात हो रही है? फेल की। कंसेप्ट क्या बोलता है? सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के डेटा को ऐड कर दो। तो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का डेटा कितना है? 30% प्लस 45%। सारी बातें किसकी हो रही है? फेल की, तो ऐड हो जाएगा। और डबल सब्जेक्ट वाला इसमें से माइनस कर दो। डबल सब्जेक्ट कौन से हैं? बोथ इंग्लिश और हिंदी। कितने हैं? 20%। ये इसमें से माइनस कर दो। ये कितना बनेगा? 75। ये बनेगा 75% माइनस 20%, तो कितना बचेगा? 55%।
और ये सारी बातें किसकी थी? फेल की। तो आंसर भी किसका आएगा? फेल का, कि 55% बच्चे क्या हैं? फेल हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है ये? क्वेश्चन इसने थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्या? फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। हमें परसेंटेज उन बच्चों का निकालना है जो कि क्या है? पास हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल हम लोग बोलेंगे हमें नहीं पता, 40 थे, 50 थे, 60 थे, या 70 थे, या 300 थे। हमें नहीं पता कितने थे, लेकिन जो भी थे अपने आप में क्या थे? 100%। 100% में से फेल कितने हो गए? 55%। तो बचे हुए क्या हैं? बचे हुए पास हैं कितने परसेंट? 45%। ये आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट बोलता है सिंगल सिंगल को ऐड कर दो, डबल वाला माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। In an examination, 30% passed in mathematics, 30% passed in mathematics, 40% passed in physics, 5% passed in both the subjects. Calculate the actual fail percent. Fail निकालना है, इसका अपोजिट। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के डेटा को ऐड कर दो, डबल वाला इसमें से माइनस कर दो। पहले सिंगल मैथ्स की बात करें तो 30% पास, पास की बात कर रही है, पास। 40% पास है आपके फिजिक्स में, ठीक है भाई। और फेल दोनों में कितने हैं? पास दोनों में कितने, सॉरी, पास 5%। ऐड किया 70 माइनस का 5, तो 65%। ये भी बातें किसकी हो रही है? पास की। ये बात भी किसकी हो रही है? पास की। और ये बात भी किसकी हो रही है दोस्तों? पास की। तो इतने परसेंट बच्चे क्या हैं? पास। लेकिन इसने क्या पूछा? एक्चुअल फेल परसेंट कितना है। तो टोटल क्या थे? टोटल बच्चे कितने थे हमें नहीं पता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, लेकिन जो भी थे अपने आप में क्या थे? 100%। अगर 100% में से 65% बच्चे पास हैं, तो बाकी के बचे हुए 35% बच्चे क्या हुए? ऑब्वियस सी बात है, जो पास नहीं हुए वो क्या हो गए? फेल। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 35% स्टूडेंट्स फेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। In an examination, 45% of the candidates have passed in English, 40% have passed in Hindi, while 30% have passed in both the subjects. कंसेप्ट तो समझ में आ गया। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के डेटा को ऐड करना है, डबल सब्जेक्ट के डेटा को माइनस करना। सिंगल सिंगल को जोड़ दो, 45% बच्चे क्या हैं? पास। पास की बात कर रहे हैं। 40% पास इन हिंदी। सिंगल सिंगल को जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट को मैं चेंज कर रहा हूं। अगर इस स्टेटमेंट की बजाय अगर यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 70% हैव फेल्ड। ध्यान से सुन लेना, मैं कंसेप्ट को चेंज करके बता रहा हूँ। 70% हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अगर इस लाइन की जगह, इस यहां से लेके यहां तक की लाइन की जगह ये लिखा होता 70% हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों विषयों में 70% विद्यार्थी फेल हुए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बातें दी गई थी पास की, तो यहाँ पे इसमें से माइनस नहीं कर सकते आप 70% को, क्योंकि ये दोनों बातें किसकी हो रही है? पास की। ये भी पास की, लेकिन ये किसकी हो रही है? फेल की। ये कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे गलत हो जाएगा। या तो सारी बातें पास की हो या सारी बातें फेल की हो, तभी आप लोग ऐसा कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तब आपको क्या करना था? तब आपको ये सोचना था कि दोनों सब्जेक्ट में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100%। 100% में से फेल कितने हो गए? 70%। तो फेल अगर 70% है तो पास कितने हैं? 30% पास। तब आपको यहाँ पे लिखना था 30%। क्लियर? 100 में से माइनस कर दो, 70% अगर फेल है तो 100 में से माइनस कर दो, 30% पास है। 70% अगर पास है तो 100 में से माइनस कर दो, 30% फेल हो जाएंगे। अपोजिट कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर बदल के आता है तो आपको कैसे करना है, चलिए देखना। सिंगल सिंगल को जोड़ देते हैं, 85
माइनस का 30%, कितना बचेगा यहाँ पे 55%। और ये सारी बातें किसकी हो रही थी, पास की बातें हो रही थी, तो 55% बच्चे क्या हैं, पास है। आगे इसने एक लाइन ऐड कर दी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको निकालने हैं, जो कि क्या होते हैं 100% की। 100% की वैल्यू क्या होगी, इफ 90 ऑफ देम हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अगर आपके 90 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं दोनों विषयों में, ये बात कर रहा है किसकी, फेल की। पास कितने हैं 55%, टोटल कितने थे, टोटल कितने थे, टोटल थे जी 100%। इनमें से पास कितने हो गए 55%, तो बाकी के बचे हुए क्या हैं, फेल, कितने परसेंट, 45%। 100 में से 55% गया तो कितना बचा 45%, जो कि क्या है, फेल। हम कह रहे हैं सर 45% फेल है, क्वेश्चन क्या बोलता है कितने फेल हैं 90, तो बात तो दोनों ही बराबर है। परसेंटेज की बात करो तो 45% फेल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 90 फेल है। निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और टोटल क्या होते हैं दोस्तों 100%, क्या होते हैं 100%। 45 का कितने गुना करो कि 100 हो जाए, तो हमें नहीं पता। 45 की मल्टीप्लाई किससे करा दें कि 100 बन जाए, लेकिन इतना जरूर पता है कि 45 की गुना अगर मैं 2 से करा दूंगा तो 90 बनेगा। 45 टू जा 90, तो इधर भी 2 से करा दो, सिमिट्री बोलते हैं इसको। जो सिमिट्री, जो पैटर्न ऊपर बना वही नीचे बना दो। 100 की गुना भी 2 से करा दो, कितना आएगा 200। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम में कितने थे आपके, 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट अच्छे हैं, बहुत प्यारे कंसेप्ट हैं, आराम से इनको समझते रहें। वीडियो आज थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम लोग अलग अलग कंसेप्ट के करेंगे। 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आराम से बैठ के नोट्स बनाओ, अच्छे से इनको सुनो, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना। हाँ, वीडियो की स्पीड को आप लोग 1.25 या 1.5 की स्पीड से इंक्रीज करके आप लोग देख सकते हैं, ताकि स्पीड थोड़ी सी मेरी फास्ट हो जाए। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। In an examination, 80% of the students have passed in physics, 70% in chemistry, while 15% failed. अब की बार बात की इसने फेल की, फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। क्या कंसेप्ट है, सिंगल सिंगल को जोड़ देंगे, डबल वाला इसमें से माइनस कर देंगे। सिंगल सिंगल की बात की तो 80%, किसकी बात कर रहा है, पास की, ये लो, प्लस फिजिक्स में पास हुए 80%, केमिस्ट्री में पास हुए 70%। सिंगल सिंगल को जोड़ दिया, ये बातें हो रही है किसकी, पास वालों की। लेकिन इसने बोला व्हाइल 15% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, यहाँ पे 15% क्या है, फेल। यहाँ पे बातें हो रही है पास की, तो इसको भी पास बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे 100%, 15% इनमें से क्या हो गए, फेल, तो पास कितने हुए 85%। तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं 85%। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा 150% माइनस ऑफ 85%, तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गए 6, 65% क्या है दोस्तों, पास है। 65% क्या है, पास है। अब इसने क्या बोला, इफ 325 स्टूडेंट पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, हम कह रहे हैं पास होंगे 65%। क्वेश्चन कहता है पास कितने हैं, 325 स्टूडेंट्स पास हैं। बात तो एक ही है, 65% बोल लो या 325 बोल लो, बात तो सेम ही है। इसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, तो टोटल क्या होते हैं 100% होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं 100%। क्लियर, अब 65 का कितने गुना करूं कि 100 हो जाए, नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि 65 का अगर मैं 5 गुना कर दूंगा, 65 का 65 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करा दूं तो कितना आता है 325। ऐसे ही आपको 100 की गुना भी कितने से करा देनी है, 5 से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे, 500 थे उस एग्जाम में। कि उस एग्जाम में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो कितने थे, 500। क्लियर, यहाँ से आपका कंसेप्ट अब बनता जाएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा इसी कंसेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन इतने कर लेंगे कि कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। इन ए साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन, एक साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन था। 50% of the candidates failed in mathematics and 50% failed in physics.
50% फेल हो गए मैथ्स में और 50% फेल हो गए फिजिक्स में। क्या करेंगे, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, डबल सब्जेक्ट के डेटा को माइनस कर देंगे। ध्यान क्या रखना है, या तो सारी बातें फेल की हो या सारी बातें किसकी हो, पास की। 50% फेल्ड इन मैथमेटिक्स तो लिख दिया 50। 50% फेल्ड इन फिजिक्स, सिंगल सब्जेक्ट की बात करें, मैंने भी लिख दिया 50। वाइल 20% फेल्ड इन बोथ, दोनों सब्जेक्ट वाले डेटा को माइनस कर दो, कितना बचेगा 80%। ये सारी बातें किसकी हो रही हैं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फेल की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फेल की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फेल की। तो आंसर भी किसका आएगा, फेल का। कि 80% बच्चे क्या हो गए, फेल। तो टोटल कितने थे, टोटल एग्जाम में कितने बच्चे बैठे थे, 100% वालों। 100% में से फेल कितने हो गए, 80%। तो बाकी के बचे हुए क्या है सर, बाकी के बचे हुए 20% क्या है, पास। कि बाकी बचे हुए 20% क्या हो गए, पास। देन द परसेंटेज हु पास इन बोथ द मैथ्स एंड फिजिक्स इज, तो पास कितने बच्चे हुए दोस्तों, 20%। ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर, 20% बच्चे पास हुए मैथ्स में और फिजिक्स में, दोनों में। चलिए 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% of the candidate passed in English, 65% in mathematics। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा पास या फेल। समझना कैसे है, पहले की बात क्या थी, 70% of the candidate passed in English, 65% in mathematics। दैट मीन जो बात पहले थी पास की, वही बात अब इसके लिए हो रही है, पास के लिए। 27% failed in both the subject। What is the pass percentage? पास परसेंटेज पूछा है, कंसेप्ट हमारे याद है, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को ऐड कर दो, डबल सब्जेक्ट वाले डेटा को माइनस कर दो। ध्यान क्या रखना है, या तो सारी बातें पास की हो या सारी बातें फेल की। 70% पास हुए इंग्लिश में तो 70%, 65% पास हुए मैथ्स में तो 65%। दोनों में फेल दे रखे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, दोनों में फेल दे रखे हैं 27%। ये बातें सारी किसकी हो रही है, पास की। तो इसको भी पास बना लो। टोटल मान लेते हैं 100% है, 100 में से फेल कितने हुए, 27%। तो बाकी के बचे हुए क्या है, पास, जो कि कितने हो जाएंगे, 73% को माइनस कर दो। ये बातें किसकी थी, पास की, तो ये बात भी किसकी है, पास की। ये आएगा 135% माइनस ऑफ 73%। तो टोटल ये बातें किसकी है, सारी पास की हैं। 5 में से 3 गए 2, 13 में से 7 गए 6, 37%, 62% बच्चे सॉरी क्या है, पास। ये आपका आंसर आ जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हैं, 62%। क्लियर, यहाँ पे आके आपने कंसेप्ट को पूरा किया, जो कि क्या था, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को ऐड करने वाला और डबल सब्जेक्ट को माइनस करने वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करेगा पेपर में कि कौन सा मेथड आपको इसके अंदर यूज करना है। चलिए दोस्तों 14th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे कंसेप्ट चेंज, कंसेप्ट चेंज, न्यू कंसेप्ट। आज बहुत सारे नए कंसेप्ट आप लोग सीखो। क्वेश्चन पढ़ो फिर बात करते हैं इसके ऊपर। ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स। एक बच्चे को एक एग्जाम में 20% मार्क्स मिले, 20% उसका रिजल्ट आया कि उसको मार्क्स मिले 20% और वो फेल हो गया कितने नंबर से, 30 नंबर से। 30 नंबर से फेल हो गया। तो अगर इसके इस रिजल्ट में, रिजल्ट आया 20% का, अगर इसके रिजल्ट में मैं 30 नंबर जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक बातें समझते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। ऐसा मान लो कि आपका रिजल्ट आया, आपने एग्जाम दिया या मैंने एग्जाम दिया, मैं बोलता हूं मेरे 30 नंबर आए। कितने नंबर आए, 30 नंबर आए, 30 मार्क्स आए। आप लोग पूछते हो पास हुए या फेल, और मैं फिर बोल दूं यार मैं 10 मार्क्स से ना फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया, 10 मार्क्स से। आप लोग क्या बोलोगे, 30 नंबर तो सर के आए हैं और 10 नंबर से सर फेल हो गए। अगर ये 10 नंबर सर के रिजल्ट में जुड़ जाते, अगर ये 10 नंबर सर के रिजल्ट में जुड़ जाते तो सर पास हो जाते। ना पासिंग से एक भी नंबर ज्यादा
और ना ही पासिंग से एक भी नंबर कम, तो पास कितने वाला है? 40 नंबर वाला बच्चा पास है। इसी बात को मैं घुमा फिरा के बोलता हूँ। आप लोग पूछते हैं सर कल आपका एग्जाम था, आपके कितने मार्क्स आए? और मैं बोलता हूँ 42 मार्क्स आए, 52 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 52 मार्क्स आए। सर पास हुए या फेल? और फिर मैं बोलता हूँ मैं पास मार्क्स से 12 नंबर ज्यादा ले गया, मतलब 12 नंबर में पास होने से आगे निकल गए। जितने नंबर मुझे पास होने के लिए चाहिए थे उनसे कितने नंबर आगे हूं मैं? 12। आप लोग क्या करोगे? आप लोग सोचोगे कि सर के 52 नंबर तो आए हैं, 52 मार्क्स तो आए हैं, और सर बोल रहे हैं कि मैं 12 नंबर ज्यादा ले गया। अगर सर के रिजल्ट में से मैं 12 नंबर घटा दूं तो ये क्या आ जाएंगे? पास मार्क्स। केवल और केवल पास की, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी सर को? 40 की। लेकिन सर पास मार्क्स से कितना आगे निकल गए? 12 नंबर आगे निकल गए। दैट मीन सर ने कितना स्कोर कर लिया? 52 का स्कोर कर लिया। कंसेप्ट की पकड़ आ चुकी है समझ में कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है? हमें सिंपल बातों को समझना है। ऐसे आप एग्जाम्पल सेट कीजिए चीजों को समझने के लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं। A candidate who gets 20% marks in an examination fails by 30 marks. आप लोग क्या बोलोगे? उस बच्चे को 20% नंबर तो मिले हैं और वो फेल हो गया 30 नंबर से। इसका मतलब अगर ये 30 नंबर इसके इस रिजल्ट में जुड़ जाते तो क्या हो जाता? पास। सिर्फ और सिर्फ पास होता, ना पासिंग से एक भी नंबर ज्यादा, ना पासिंग से एक भी नंबर कम। सिर्फ और सिर्फ क्या होता? पास। बट अनदर कैंडिडेट, वही एक पेपर दूसरे बच्चे ने और दिया सेम पेपर, उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले? 32%, एंड गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। दूसरे बच्चे को 32% अंक मिले, जो कि पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा थे? 42 ज्यादा थे। तो अगर इस 32% के इस रिजल्ट में से मैं 42 नंबर घटा दूं तो क्या ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। एक बच्चे को 20% मिले, वो फेल हो रहा था 30 नंबर से। अगर मैं 30 नंबर इसके इस रिजल्ट में जोड़ दूं तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पास। सिर्फ और सिर्फ पास। और दूसरे बच्चे को रिजल्ट मिला 32% का, ये पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा ले गया? 42 नंबर ज्यादा ले गया। अगर 42 नंबर को इसके रिजल्ट में से घटा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पास। दोनों का पेपर सेम था, तो दोनों के पास होने के अंक भी क्या होंगे? सेम। यहां से दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सेम, इक्वल हो जाएंगी। सही है? क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो परसेंटेज में से परसेंटेज जुड़ेगा या घटेगा? परसेंटेज को एक तरफ करो, परसेंटेज इधर आएगा, कितना बचेगा? 12%। 42 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 72 जुड़ जाएगा, 72। हम लोग बोल सकते हैं कि 12% की वैल्यू कितनी है? 72। एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज, कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये देखना होगा टोटल पेपर कितने नंबर का है। तो टोटल पेपर था 100% का। हमें नहीं पता कितने नंबर का था, लेकिन जो भी था अपने आप में क्या था? 100%। 12 का कितने गुना है ये? 6 गुना। 100 का 6 गुना कर दो, कितना आएगा? 600। इसका मतलब पेपर था 600 नंबर का। उसमें से एक बच्चे को कितने मार्क अंक मिले? 20%। किसका 20%? 600 का। कि एक बच्चे को 600 में से सिर्फ कितने अंक मिले हैं? 20%। तो 600 का 10% कितना? 600 का 10% निकालना है, और यही मैंने आपको कल सिखाया था। 10% के लिए क्या करो? इस वैल्यू को डिवाइड करा दो 10 से, तो 60। 10% की वैल्यू हमारी कितनी आई? 60। निकालनी कितने की है? 20% की, क्योंकि पास परसेंटेज निकालना है। तो इसका मतलब इस बच्चे को 120 नंबर मिले थे। 120 नंबर इस बच्चे को मिले, लेकिन हमें ये बताना है कितने प्रतिशत वाला पास है। और अगर 30 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता, सिर्फ और सिर्फ पास। तो कितने नंबर वाला पास है? 150 नंबर वाला। कितने में से? 600 में से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 150 काटेगा इसको कितने पे? 4 पे। 4 काटेगा इसको कितने पे? 25% पे। इसका मतलब 25% वाला बच्चा क्या है दोस्तों? पास है। इक्वेशन बनाना आ गया होगा। अगर कोई बच्चा फेल होगा तो उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे उसके रिजल्ट में। अगर कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स ले जाएगा पास मार्क्स से, तो उसके रिजल्ट में से वो नंबर घटा देंगे।
परसेंटेज में हमेशा परसेंटेज वैल्यू जुड़ेगी या घटेगी। ऐसा नहीं है कि 20% में आपने 30 जोड़ दिया तो 50 बनेगा या 50% बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू जुड़ेगी या घटेगी, सिंपल वैल्यू में सिंपल वैल्यू जुड़ेगी या घटेगी। यहाँ से जब इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो यहाँ से 12% की वैल्यू आई 72। हमने ये देख लिया टोटल पेपर कितने नंबर का था, टोटल पेपर था 100% का। 12 का कितने गुना है, ये 6 गुना, तो 100 का 6 गुना किया तो कितना आया 600। कि टोटल पेपर 600 नंबर का था, उनमें से एक बच्चे को कितना मिला 20%, तो 600 का 20% कितना हुआ 120। 30 नंबर से फेल था, 30 नंबर इसके रिजल्ट में जोड़ दो, पास कितने वाला है 150 वाला, कितने में से 600 में से। ऐसे ही आप लोग अगर 600 का 32% निकालते, कोई वैल्यू आती, उसमें से 42 घटा देते तो नंबर कितने बचते 150 ही बचते। आंसर सेम आता, इधर से भी चेक कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ए कैंडिडेट हु गेट्स 25% मार्क्स फेल्स बाय 10 मार्क्स। इसका मतलब एक बच्चे को एक एग्जाम में 25% अंक मिले और वो 10 नंबर से फेल हो गया। अगर ये 10 नंबर इसके इस रिजल्ट में जुड़ जाते तो ये बच्चा क्या हो जाता पास। कितना, सिर्फ और सिर्फ पास, ना पासिंग से एक भी नंबर ज्यादा और ना पासिंग से एक भी नंबर कम। लेकिन उसी एग्जाम में दूसरा कैंडिडेट था, अनदर कैंडिडेट, जिसको कि 36% मार्क्स मिले एंड गेट्स 12 मोर देन द व्हाट इज रिक्वायर्ड टू पास। और उसको 12 अंक अधिक मिले किससे, पास होने से। अगर इसके रिजल्ट में से मैं 12 नंबर घटा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पास, और दोनों बातें यहाँ से क्या हो जाएंगी इक्वल, क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ पास होने वाले अंक हैं और ये भी सिर्फ और सिर्फ पास होने वाले अंक हैं। पेपर सेम था, कैंडिडेट दो थे, तो दोनों के लिए क्या होगा, पास मार्क्स तो सेम रहेंगे। 100 में से जिसके 40 नंबर वो पास माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज को एक तरफ कर दो, तो 36 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 11%। 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। हम लोग बोल सकते हैं कि 11% की वैल्यू कितनी है 22 है। क्या निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स। कि टोटल पेपर जो है वो कितने मार्क्स का था, हमें नहीं पता कितने मार्क्स का था, लेकिन जो भी था अपने आप में क्या था 100%। 11 का कितने गुना है ये 2 गुना, तो 100 का भी 2 गुना कर दो, कितना आएगा 200। इसका मतलब टोटल पेपर कितने मार्क्स का था 200 मार्क्स का था। क्लियर दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, इस सेशन को पॉज कर लेना एक बार के लिए, और 16th क्वेश्चन करने की जरा कोशिश करना आप एक बार। इसको एक बार वीडियो को पॉज करो, 16th क्वेश्चन करके देखो आपसे होता है कि नहीं होता, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए देखिएगा। ए कैंडिडेट हु गेट 36% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 24। एक बच्चे को एक एग्जाम में 36% मार्क्स मिले और वो 24 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब इसके इस रिजल्ट में अगर ये 24 नंबर जुड़ जाते तो ये क्या था पास। ना पासिंग से एक भी नंबर ज्यादा, ना पासिंग मार्क्स से एक भी नंबर कम। इज इक्वल टू अनदर कैंडिडेट गेट्स 43% मार्क्स, गेट्स 18 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। तो क्या करो 18 नंबर इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इसको 18 नंबर रिजल्ट से फालतू मिले हैं। और 18 नंबर अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये भी पास हो जाएगा। दोनों बातें इक्वल। इधर 43 में से 36 गया तो बचेगा 7%, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 42। दैट मीन्स हम लोग बता सकते हैं 7% का वैल्यू 42 है। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है एग्जाम के 100%। 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो 7 का कितने गुना है ये 6 गुना, 100 का 6 गुना कर दो 600। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 600। तो पहला क्वेश्चन यही था फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स तो हमारे कितने आ गए दोस्तों, यहाँ से 600 आ गए। एंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी ये आपको निकालना है। तो देखते हैं 600 में से, टोटल पेपर 600 नंबर का था, 600 में से इसको 36% मिले हैं। अब मैं 600 का 36% निकालने जाऊंगा तो क्या करो, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। दैट मीन्स इसको 216 नंबर मिले थे, 24 नंबर से ये फेल था। अगर 24 नंबर इसके रिजल्ट में जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पास। तो पास कितने वाला है 240 वाला, 240 मार्क्स वाला पास है। लेकिन इसने पूछा कितने परसेंट वाला पास है, तो 240 नंबर अगर आपके आगे कितने में से 600 में से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 काटेगा कितने पे 40 पे। तो हम लोग बोल सकते हैं
40% मार्क्स वाला पास है। 40% मार्क्स जिसके मिल गए वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। नया कंसेप्ट देखते हैं, एरर कंसेप्ट। ये है आपका एरर कंसेप्ट। जो क्वेश्चन आते हैं आपके एरर से रिलेटेड कि एरर कैसे निकलता है। क्वेश्चन देखिएगा, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। किसी बच्चे ने क्या किया, कोई नंबर था, ये क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता क्या नंबर था। इस नंबर की गुना करवा दी किससे, 3/5 से। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ, किसकी बजाय, कि इस नंबर की गुना करवानी तो थी किससे, 5/3 से, करवा दी किससे, 3/5 से। ध्यान से सुनते रहना, लैंग्वेज का है ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना। A student multiplied a number by 3/5। एक बच्चे ने एक नंबर की गुना करवा दी 3/5 से, करवा दी। इंस्टेड ऑफ, किसकी बजाय, कि करवानी किससे थी, 5/3 से। दैट मीन्स ये रॉन्ग आंसर देगा, ये करेक्ट आंसर देगा। क्लियर। तो यहाँ पे बात ये आती है, बाकी सारी चीजें ठीक है, एरर तो निकाल लेंगे कितने का एरर आया, लेकिन बात ये नंबर क्या माने, कि व्हाट विल बी द नंबर, नंबर किसके बराबर माने। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कभी आ जाए तो क्या करना होता है, गुना करवानी है 3/5 से, करवानी थी किससे, 5/3 से। इनमें नीचे वाली बातों को हटा दो, फ्रैक्शन को खत्म कर दो। एक ऐसा नंबर मान लो जिसको मैं गुना कराऊं 3/5 से तो वैल्यू सिंपल आ जाए, और जिसकी मैं गुना कराऊं 5/3 से तो वैल्यू क्या आ जाए, सिंपल। और ये आंसर क्या आएगा, गलत, क्योंकि गलत गुना करवा दी। आना क्या चाहिए था, इस वाला। क्या करो, 3 और 5 नीचे हैं, इनका एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 15। हम लोग मान लेते हैं नंबर 15 था। नंबर क्या था, 15। 15 की गुना किससे करवा दी, 3/5 से। जबकि 15 की गुना रियल में किससे करवानी थी आपको, 5/3 से करवानी थी। 5 ने इसको काटा 3 पे, तो आंसर कितना आया, 9 आया, जो कि क्या था, गलत। आना कितना चाहिए था, 3 इसको काटता 5 पे, आंसर आना कितना चाहिए था, 25। 25 आपका आंसर आना चाहिए था। लेकिन इसने क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। आपने गुना करवा दी 3/5 से, करवानी थी 5/3 से, ये तो ठीक है, करवा दी। आंसर जो भी आएंगे उनमें एरर कितने का आएगा वो आपको देखना होता है। तो देखो 9 आंसर आया, आना कितना चाहिए था, 25। तो एरर कितने का आया, 16 का। कि 25 और 9 में 16 का गैप है, तो 16 का एरर आ गया, कि 16 की कमी रह गई यहाँ पे। आना 25 चाहिए था, 16 का एरर आया, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। हमेशा एरर एरर जब भी काउंट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस नीचे लिखा जाएगा रियल आंसर या करेक्ट वैल्यू, रियल या फिर करेक्ट वैल्यू, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देगा। यहाँ से आपका एरर परसेंटेज आ जाएगा। ये यहाँ से आपका एरर परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। तो देखना, आंसर आना कितना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, आया कितना, 9। तो एरर कितने का आया, 16 का। कितने के ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का साइन चाहिए, तो नंबर की मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 100 से। 25 काटेगा कितने पे, 4 पे। तो एरर कितने परसेंट का आ गया, 64% का आपका यहाँ से एरर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, करके देखते हैं आराम से। कंसेप्ट यही है कि आपको ये फ्रैक्शन खत्म करना है, नीचे वाली बात को खत्म कर दो, सिंपल वैल्यूज बना दो। यही है बस कंसेप्ट। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 4/5। एक बच्चे ने एक नंबर की मल्टीप्लाई करवा दी कितने से, 4/5 से। इंस्टेड ऑफ रियल में आपको किससे करवानी थी, 5/4 से। तो यहां से आंसर क्या आएगा, गलत। यहां से क्या आना चाहिए था, सही। नंबर की गुना करवा दी, वही सेम नंबर की गुना किससे करवानी थी, 5/4 से। रियल तो यही था, ठीक है। अब बात आती है नंबर क्या था। नंबर मान लेते हैं कितना था, 5। नीचे कितना है, 4। एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों की गुना करा दो, 20 आएगा। तो नंबर हमने मान लिया कि नंबर 20 था। 20 की गुना करवा किससे थी, 4/5 से, जो कि गलत करवा दी। तो 20 की गुना करवानी किससे थी, 5/4 से, जो कि सही आंसर देता। करवा दी तो आंसर देखते हैं कितना आएगा। आंसर आएगा 16 यहाँ से। 16 का आंसर आया, जो कि क्या आया, गलत। आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 25।
कितना आना चाहिए था? 25 आना चाहिए था। ये सही आंसर आना था। एरर कितने का आया? एरर आया 9 का। कितने के ऊपर आएगा? ओरिजिनल के ऊपर, जो करेक्ट वैल्यू है उसके ऊपर, जो कि है 25। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 25 काटेगा कितने पे? 4 पे। तो एरर कितने परसेंट का आएगा दोस्तों? एरर यहाँ से आएगा आपका 36%। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि ज्यादा ही टफ था। बस यही था, फ्रैक्शन अगर दिया है दो जगह, इंस्टेड ऑफ के बाद जो है वो सही वह बात आएगी, वो सही आंसर आएगा। फ्रैक्शन को खत्म करके सिंपल वैल्यू में करना था ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए फिर 19th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 19th क्वेश्चन। कंसेप्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, अब एरो कंसेप्ट भी लगेगा। एरो कंसेप्ट का यूज कैसे होगा आज हम लोग देखेंगे और भी अच्छे तरीके से। मिस्टर रॉय गेव 20% ऑफ हिज इनकम एज इनकम टैक्स। मिस्टर रॉय एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी इनकम का 20% दे दिया इनकम टैक्स में, कोमा 30% ऑफ इट टू हिज एल्डर सन। और जो उसकी इनकम थी उसका 30% दे दिया बड़े बेटे को, एंड 15% टू हिज यंगर सन। और इनकम का 15% दे दिया छोटे बेटे को। ही ऑल्सो गेव 20% टू हिज डॉटर। और उसने अपनी इनकम का 20% दे दिया बेटी को। After all this, he still had 30,000 left with him. What was his total income? कि इतना कुछ करने के बाद, इनकम टैक्स देने के बाद, बड़े बेटे को पैसा देने के बाद, छोटे बेटे को पैसा देने के बाद, अभी तक, और बेटी को पैसा देने उसके पास अभी तक 30,000 रुपए बचे हैं, तो उसकी इनकम क्या थी आपको बताना। अगला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो समझ लीजिए, कंसेप्ट ही क्लियर है यहाँ से। Mr. Manohar, Mr. Manohar gave 20% part of his income to his elder son and 30% part of to his younger son. He gave 10% of the balance, यहाँ पे balance आ गया, as donation to a school. He still had rupees 1,80,000 for himself. What was Manohar's income? दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लैंग्वेज का खेल है, आराम से समझना। इस क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी? इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेस्ट, रिमेनिंग या फिर बैलेंस का जिक्र नहीं हुआ। इन तीन टर्म्स का यूज यहाँ पे नहीं हुआ। कैसे? मिस्टर रॉय के पास इनकम आती है, टोटल इनकम हम लोग मान लेते हैं 100%। मिस्टर रॉय क्या करेगा? अपनी इनकम का 20% दे देगा इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स, आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किसका है? 20% इनकम का। इनकम कितनी है? 100%। 100% का 20% कितना आएगा? 20%। 30% ऑफ इट किसका? अपनी इनकम, इट का इनकम का। इनकम का 30% देगा बड़े बेटे को, एल्डरसन, ES। 30% किसका? 30% इनकम का 30%। ये इनकम है, इनकम का 30% कितना बनेगा? 100% का 30%, 30%। एंड 15% टू हिज यंगर सन। किसका 15%? इनकम का 15%। ये बन गया 15%। ही ऑल्सो गेव 20% टू हिज डॉटर। और अपनी इनकम का अपनी डॉटर को कितना दे देगा? 20%। तो कुल मिला के उसने दे कितना दिया पैसा? 5। ऐड कर दो सारा, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। 85% उसने पैसा इनकम टैक्स को, एल्डर सन को, यंगर सन को और डॉटर को दे दिया। इनकम थी उसकी 100%, 85% उसने अगर दे दिया तो उसके पास पैसा कितना परसेंट बचा? परसेंटेज की बात करें तो उसके पास पैसा बचा 15%। लेकिन वो क्या बोल रहा है? आफ्टर ऑल दिस he still had 30,000 left with him. वो कह रहा है उसके पास ये सब कुछ पैसा देने के बाद उसके पास बचेंगे 30,000 रुपए। हम कह रहे हैं 15% बचेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 30,000 बचेंगे। बात तो दोनों क्या है? बराबर। परसेंटेज की बात करो तो 15% बचेगा, रुपए की बात करें तो 30,000 बचेगा। ठीक है, निकालने क्या है? इनकम। इनकम क्या होती है दोस्तों? 100%। 100%। क्या सिमेट्री लगेगी? 15 का कितने गुना कर दूं? 15 की गुना अगर मैं 2 से करा दूं तो 30 बनेगा,
और पीछे 3 जीरो और है। दैट मीन्स 15 की गुना कितने से करा दो 2000 से, तो 30,000 बन जाएगा। सेम सिमेट्री यहाँ पे लगाओ, 100 की गुना भी कितने से करा दो 2000 से, कितने बन जाएंगे 2 लाख। इसका मतलब मिस्टर रॉय की जो इनकम थी वो कितनी थी 2 लाख। और यहाँ पे इतना कुछ करने के दिखाने की जरूरत आपको नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया। ये वो कंसेप्ट है जिसमें रेस्ट, रिमेनिंग और बैलेंस का कोई भी जिक्र दोस्तों नहीं है। ये क्वेश्चन की पहचान कर लो, आइडेंटिफाई कर लो क्वेश्चन है किस पैटर्न का, क्योंकि पेपर में बैठ के अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की पहचान की और कंसेप्ट लगा दिया। ये नहीं सोचना कि कंसेप्ट क्या है। इसने बोल दिया कहीं पर भी रेस्ट, रिमेनिंग या बैलेंस नहीं आया। अगर आपका रेस्ट, रिमेनिंग और बैलेंस कहीं पर भी नहीं आया तो वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। 20% दिया, 30% दिया, 15% दिया, 20% दिया, टोटल कितना दे दिया 20 और 30 50 और 20 70 और 15 85% दे दिया। अगर 85% दे दिया तो बचा कितना इसके पास 15%। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने रुपए लेफ्ट बचे इसके पास 30,000। बात तो दोनों बराबर है। इनकम निकालनी है, इनकम क्या होती है 100%। इसका देख लिया 2000 गुना, इसका भी कर देंगे 2000 गुना, तो यहां से इनकम उसकी आ जाएगी 2 लाख रुपए। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेस्ट, रिमेनिंग और बैलेंस का जिक्र नहीं है, तो टोटल आप लोग परसेंटेज को ऐड कर दो कि इतने रुपए दे दिए। और टोटल इनकम क्या होती है 100%। 100% में से उसने 85%, ये सारा मिला के उसने दे दिया था 85%, तो बचा कितना था 15%। क्लियर। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखना जरा। मिस्टर मनोहर गेव 20% पार्ट टू ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। ठीक है, मनोहर जी ने क्या किया, अपनी इनकम का 100% उसकी इनकम थी, 20% दे दिया बड़े बेटे को, एंड 30% पार्ट टू हिज यंगर सन। अभी तक इस क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक कोई भी रेस्ट, रिमेनिंग या बैलेंस नहीं आया, तो दोनों बातें टोटल ऐड हो जाएंगी। तो कुल मिला के मनोहर जी ने दोनों बेटों को कितना पैसा दे दिया 50% दे दिया। इनकम कितनी थी 100%, कितना दे दिया 50%। तो उसके मनोहर जी के पास फिलहाल तक इस लाइन के यहां तक कितना पैसा बचा है, 50% पैसा मनोहर जी के पास बचा है। He gave 10% of the balance। ये देखना जरा, बैलेंस वर्ड को अंडरलाइन करके, 10% ऑफ द बैलेंस की जो बचा, बचा कितना 100% उसकी इनकम थी। दोनों बेटों को मिला के 20% यहाँ पे दिया, 30% यहाँ पे दिया, तो टोटल कितना दे दिया 50%। तो रिमेनिंग उसके पास कितना बचा, रिमेनिंग मनोहर जी के पास पैसे बचे 50%। ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस, जो बचा उसका 10%, बचा उसका 10%। तो 50 का 10% कितना होता है 5%। 50 का 10% क्या होता है 5%। उसने डोनेशन दे दिया स्कूल में। He still had रुपीज 1,80,000। उसके पास इतना पैसा देने के बावजूद कितने रुपए बचे हैं 1,80,000। ध्यान से सुनना, 50% दोनों बेटों को दे दिया, 50% उसके पास बचे, 50% का रिमेनिंग है, क्योंकि बैलेंस का, बचे हुए का, बैलेंस का होता है बचा हुआ, रेस्ट, रिमेनिंग, बचे हुए का उसने 10%, तो बचा कितना 50%। 50% का 10%, दैट मीन्स 5% उसने किसको दे दिया, डोनेशन दे दिया स्कूल में। अगर 5% और दे देगा तो 50% उसके पास थे, 5% की डोनेशन दे दी, तो उसके पास पैसा कितना बचेगा, हम लोग बोल सकते हैं उसके पास पैसा बचेगा 45%। कितना बचेगा 45%। लेकिन वो क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टिल हैड रुपीज कितना 1,80,000। क्वेश्चन कह रहा है उसके पास अभी भी 1,80,000 रुपए बचे हुए हैं, और हम क्या बोल रहे हैं 45% बचे हैं। क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज मनोहर इनकम, इनकम क्या थी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, सिमेट्री लगानी है। 45 का अगर मैं 4 गुना कर दूं, 45 का अगर 4 टाइम्स कर दूं, 45 की गुना अगर 4 से करा दूं तो कितना आएगा 180। कितने जीरो और हैं, 3 जीरो और हैं। दैट मीन्स 45 की गुना 4,000 से करा दो 1,80,000 आएगा। यहाँ पे भी यही सिमेट्री लगा दो, 4,000 से इसकी भी गुना करा दो, कितना आएगा 4 लाख रुपए। तो मनोहर जी की जो इनकम थी वो कितनी थी 4 लाख रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कंसेप्ट हमने किसका डाल दिया दोस्तों, बैलेंस का, बैलेंस का कि बचे हुए का 10%। यहाँ पे वैल्यू सारी ऐड नहीं होंगी कि 20%, 30%, 50%।
और 10% 60%, 60% नहीं गया, 55% गया, 50 तो दोनों बेटों को दे दिया क्योंकि यहाँ तक रेस्ट और रिमेनिंग नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो 10% दिया ये बचे हुए का दिया है कि जो पैसे उसके पास बचे हैं वो उसका 10% वो डोनेशन में देगा। क्लियर? चलिए 21st क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। मिस्टर शेखर है जो कि 60% अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं। तो लेट द इनकम बी, दिमाग में मान लेते हैं इनकम कितनी थी उनकी, 100% थी। 100% में से अगर उन्होंने 60% खर्च कर दिया तो उनके पास पैसा कितना बचेगा, उनके पास पैसा बचेगा 40%। ठीक है, फ्रॉम बैलेंस, बैलेंस का जो पैसा बचा दैट मीन्स ये जो 40% बचे इनमें से इन्होंने डोनेट कर दिए कितने रुपए, 300 रुपए। किसको? एक ऑर्फनेज को, एक अनाथालय को। ही इज देन लेफ्ट विद रुपीज कितना, 3200। तो 40% इनके पास बचे थे और 40% में से इन्होंने 300 रुपए निकाल दिए। अब 40% में से 300 रुपए निकाल दिए तो इनके पास अब पैसे बचे कितने, 3200। तो दोस्तों ये भी रुपए की बात है, ये भी रुपए की बात है, रुपए को एक तरफ कर दो तो 40% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3500 रुपए आ जाएगी। क्या निकालना था, इनकम निकालनी थी। इनकम क्या थी, 100% थी। सिमेट्री लगा लो भाई, नहीं पता हमें, हमें नहीं पता कि 40 के गुना कितने से कराऊं कि 350 या फिर 3500 हो जाए। तो क्या करो, 20 से काट लो 2 पे और 20 से काट दो इसको 5 पे। अब पता है आपको कि 20 का कितने गुना करूं मैं कि 3500 हो जाए। तो 20 की गुना करा दो आप लोग 1750 से, सॉरी 2 की गुना। 2 की गुना कितने से कराऊं कि 3500 हो जाए। तो 2 की गुना कितने से करवानी है आपको, 1750 से करवानी है। तो 3500 आंसर आएगा। सेम सिमेट्री यहाँ पे लगा दो, इसकी गुना भी कितने से करा दो, 1750 से। 5 5 0 0 5 5 25 2 17 5 85 और 2 87। उनकी इनकम कितनी थी, मिस्टर शेखर की जो इनकम थी वो कितनी थी, 8750 रुपए। आपका आंसर क्लियर कि 60% उन्होंने अपने इनकम का खर्च कर दिया तो पैसा कितना बचेगा, 40% बचेगा। अब 40% में से उन्होंने 300 रुपए दान में दे दिए। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं बोला कितने परसेंट दिए, उन्होंने रुपए बोल दिए। कोई नहीं, रुपए हैं तो परसेंटेज में से घटाया तो घटा तो नहीं सकते, लेकिन लिख दिया 40% में से बचे हुए में से 300 रुपए दे दिए तो 3200 रुपए बचे। इसमें से वैल्यू घटा दो, 3200 रुपए के बराबर आएगा। रुपए एक तरफ करके यहाँ से हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्रिस्टी डोनेटेड 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज। क्रिस्टी ने क्या किया, अपनी इनकम का 10% दान में दे दिया एंड डिपॉजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को अंडरलाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आपका आ गया रेस्ट का, या फिर बोल सकते हो रिमेनिंग का, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंस का, बचे हुए का। और ये कंसेप्ट डायरेक्ट कैसे करना है, अब वो एरो कंसेप्ट से करेंगे। ज्यादा कैलकुलेशन दो तरीके से करेंगे। पहले हम लोग करेंगे बेसिक से, फिर करेंगे एरो कंसेप्ट का यूज करके। आज हमने एरो कंसेप्ट सीखा, तो एरो कंसेप्ट लगाना कैसे है वो भी हम लोग देखें। क्रिस्टी डोनेटेड 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज। हम लोग मान लेते हैं क्रिस्टी के पास 100% की इनकम, ऐसे उसके पास कितने 100%, उसमें से उसने क्या किया 10% डोनेट कर दिया। अगर 10% दे देगी तो पैसा कितना बचेगा, 90% पैसा उसके पास बचेगा। एंड डिपॉजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर, कि जो पैसा अब उसके पास बचा उसका उसने 20% बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो किसका, बचे हुए का 20%, बचे हुए का 20%। तो 90% का 10% क्या होता है, 90% का 10% क्या होता है, दिमाग में करना, लिख के नहीं दिखाना बस। 90% का 10% क्या होता है, 9। 90 को डिवाइड करा दो 10 से तो कितना आएगा, 9। 10% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 10% की वैल्यू अपने पास आई 9%। निकालनी कितने की है, 20% की। 20% की वैल्यू क्या आएगी, 18%। क्योंकि 10 का 2 गुना है तो 9 का भी 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 18% आ जाएगा। क्लियर, सिमेट्री लगानी है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे, इससे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो सुनना। 90% में से 90% का 20% इसने बैंक में जमा करा दिया। 90 का 10% कितना, 9। 20% कितना, 18। 18% अगर ये बैंक में जमा करवा देगा, 18% अगर बैंक में जमा करवा दिया तो इसके पास बचा कितना पैसा, 72%।
हम कह रहे हैं इसके पास पैसे बचेंगे 72%। कब? जब 10% तो डोनेशन में दे देगा और 20% बचे हुए का 20%, दैट मीन्स 18% ये क्या कर देगा, बैंक में जमा करा देगा। तो इसके बाद पैसे कितने परसेंट बचेंगे? 72%। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही हैज नाउ विद रुपीज 7200 लेफ्ट, उसके पास 7200 रुपए बचेंगे। परसेंटेज की बात करो तो 72% बचेंगे, रुपए की बात करें तो 7200 बचेंगे। क्या निकालनी है? इनकम। और इनकम क्या होती है दोस्तों? 100%। अब ये देखो सिमेट्री लगाओ, 72 का कितने गुना करूं कि 72 100 हो जाए, तो 100 गुना कर दो। ऐसे ही 100% का भी क्या करो, 100 गुना कर दो। इनकम कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए इसकी इनकम थी। ये तो हो गया बेसिक मेथड जो हर कोई यूज करेगा। लेकिन हमें इन कैलकुलेशन से बचना है कि 90 का 10% क्या होगा, 20% क्या होगा। हमें इन कैलकुलेशन से बचना है, तो हमें ऐसे नहीं करना। रिमेनिंग रेस्ट या बैलेंस का जो कंसेप्ट आएगा, तो आपको कंसेप्ट कौन सा यूज करना है? आपको कंसेप्ट यूज करना है एरो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? एरो कंसेप्ट यूज करोगे। एरो कंसेप्ट क्या बोलता है जरा देख। हमें नहीं पता इनकम क्या थी। स्टार्टिंग में उसने क्या किया? 10% इनकम ऑर्फनेज को दे दी, तो कितनी बची? 90%। जो भी पैसे बचेंगे अपने आप में क्या होंगे? 100%, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी अपने आप में यहाँ पे क्या होगी? 100%। फिर कितना दे दिया? 20%। 20% अगर दे दिया, रिमाइंडर था इसलिए मैंने एरो कंसेप्ट लगा दिया। 20% दे दिया तो बचेगा कितना? 80%। हम कह रहे हैं 90% बचेगा, 80% बचेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने रुपए बचेंगे? 7200 रुपए बचेंगे। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। पहले इनकम आती है, फिर हम लोग खर्च करते हैं, फिर हमारे पास सेविंग्स आती है। अब हमें इनकम निकालनी है। कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा? उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता, सिंबल पलटा, तो 7200 गुना में 100/80 गुना में 100/90। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 9 8 72, 72 से 72 कट गया। 100 गुना में 100, कितना आंसर आ जाएगा? 10,000। एरो कंसेप्ट का यूज करके आप लोग आसानी से इसका आंसर कर सकते थे। कैलकुलेशंस की ज्यादा जरूरत आपको नहीं थी कि 90 का 10% क्या आएगा, 20% क्या आएगा। क्लियर? 23rd क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, चलिए, और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखना जरा। सेशंस लंबे हैं, गले में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी ऐसे ही आराम से पेशेंस से पूरा लेक्चर देखना। ऐसा नहीं कि आप स्किप करके देख रहे हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो देखना। ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज इनकम टू हिज सन एंड 30% टू हिज डॉटर। देखो दोस्तों, यहां से लेके यहां तक एक बार भी इस एरिया में, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस एरिया को जो आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो मैं लाइन आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, इस लाइन में फिलहाल तक कहीं पर भी रेस्ट, रिमेनिंग या बैलेंस नहीं आया। कहीं पर भी रेस्ट, रिमेनिंग या बैलेंस नहीं आया। अगर रेस्ट, रिमेनिंग या बैलेंस ना आए तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड कर दो। ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन, 30% टू हिज डॉटर। दैट मीन्स टोटल का 50% और टोटल का 30%, कुल मिला के कितना दे दिया? 80%। इनकम में से 80% उसने पैसा अपने बच्चों को दे दिया। बच्चों को अगर 80% दे दिया तो बचेगा कितना? 20%। कि उसके पास रिमेनिंग पैसा कितना बचा है? 20%। 80% ऑफ द रेस्ट की जो बचा उसका कितना? 80%। बचा कितना? 20%। 20% का कितना? 80%। कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज का एक साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 16%। दैट मीन्स 20% का 80% क्या होता है? 16%। 16% उसने डोनेट कर दिया ट्रस्ट को। पैसे बचे थे 20%, उनमें से डोनेट कर दिया 16%, तो बचे कितने? 4%। कि डोनेट करने के बाद उसके पास पैसे बचेंगे 4%। लेकिन ये क्या कह रहा है? इफ ही इज लेफ्ट विद रुपीज कितना? 16,000। कि अब उसके पास पैसे कितने बचे हैं? 16,000। हम कह रहे हैं 4% बचे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने बचे हैं? 16,000। बात तो दोनों क्या है? सेम। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा इसने? हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग? कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे? हमें पता है कितने थे? 100% थे। सिमेट्री लगा लो, 4 का कितने गुना करूं कि 16,000 हो जाए? तो 4 की गुना 4 से कराएंगे तो 16 बनेगा। और कितनी जीरो लगानी है? 3 जीरो। तो 4 की गुना 4,000 से कर दो,
आंसर कितना आएगा 16,000। ऐसे ही यहाँ पे 100 की गुना भी कितने से कर दो 4,000 से कर दो, आंसर कितना आएगा 4 लाख। तो हम लोग बोल देंगे उसके पास 4 लाख रुपए थे। क्लियर? ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। A man gave 35% of his money to his elder son and 40% of the remainder to the younger son। यहाँ पे किसका कंसेप्ट आया? रिमेनिंग का कंसेप्ट आया। सिंगल वैल्यू पहले दी, सिंगल वैल्यू बाद में दी, लेकिन बचे हुए का कंसेप्ट क्या होता है हमें नहीं पता। इनकम क्या थी, लेकिन दिमाग में है जो भी थी क्या थी 100%। पहले अगर 35% दे दिया तो पैसा कितना बचेगा 65%। क्लियर? अगर 35% दे देगा तो पैसा कितना बचेगा 65%। जो भी पैसा बचेगा वो अपने आप में क्या होगा 100%। और उसने क्या किया 40% दे दिया तो बचा कितना 60%। बस एरो के ऊपर आपको क्या करना है, अगर पैसा दे दिया तो माइनस करके लिखना है कितना बचेगा इतना बचेगा। बचा हुआ परसेंटेज क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे 35% क्यों नहीं लिखा कि 35% दिया 40% दिया, क्योंकि जो पैसे लास्ट में दे रखे हैं ना वो बचे हुए दे रखे हैं, लेफ्ट दे रखे हैं बचे हुए। तो परसेंटेज भी कौन सा लिखना है बचा हुआ। 35% अगर दे देगा तो कितना बचेगा 65%। 40% अगर दे देगा तो क्या बचेगा 60%। एरो कंसेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि रिमेनिंग का कंसेप्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एरो नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में रिमेनिंग नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे ये लाइन ना होती, ये लाइन ना होती, ये वाली लाइन को अगर मैं डिलीट कर दूं डॉटर वाली लाइन को, तो मैं इसको एरो कंसेप्ट से कर सकता था। कैसे? नहीं पता इनकम कितनी है, 50% दिया तो 50% बचा। फिर 80% ऑफ द रेस्ट बोला, रेस्ट बोलते मैंने एरो कंसेप्ट लगा दिया। 80% दिया तो 20% बचा। तब मैं ऐसे करके क्वेश्चन को सोल्व करता अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर देता तो। ठीक है, लेकिन मैंने इस लाइन को डिलीट नहीं किया, इसीलिए मैंने इसमें एरो कंसेप्ट भी नहीं लगाया। इधर देखना 35% दिया 65% बचा, 40% ऑफ द रिमाइंडर दिया 60% बचा। हम कह रहे इतना बचा इतना बचा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने डॉलर बचे, ये बोल रहा है $11,700 बच गए। कौन सा रास्ता जाना है, हाउ मच डिड ही गेट, स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे। उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटेगा डिवाइड बाय 100। उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, पलट दो सिंबल को 100/60 गुना में 100/65। 5 से काटते हैं 0 से पहले 0 काट दो, एक बार काट 2 से काट देते हैं 3 पे, 2 से काट देते हैं 5 पे, 5 काट देते हैं इसको 13 पे, 13 काटेगा इसको कितने पे 13 काटेगा 9 पे, 900 पे। 3 काटेगा कितने पे 300 पे। काटने का तरीका बहुत आसान, 300 गुना में 100 30,000। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग में उसके पास कितने डॉलर थे 30,000 डॉलर। क्लियर? और ये रहा आज का आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, ये आज आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। और आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को और मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। सेशन ऐसे ही लंबे रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें बिल्कुल एग्जाम लेवल तक लेके जाने हैं। अभी तो कंसेप्ट कर रहे हैं हम लोग कि कंसेप्ट कैसे कैसे बनेंगे। इन क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चन को फेयर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, रफ नोटबुक के अंदर फिर इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब तक कल का सेशन नहीं आता तब तक आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। और उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग कि कैसा लगा आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर द क्लास।